हेलो रॉक स्टार्स, क्या हाल चाल? बढ़िया होंगे, शानदार मस्त। आप सभी का स्वागत है पीसीआई इंस्टीट्यूट के इस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म पर, जहां आप सब ये बात जानते होंगे। हमने बायोलॉजी का पहला लेक्चर रिकॉर्ड कर दिया, दूसरा भी कर दिया, लगभग डलने वाला है। सबसे अच्छी चीज ये है हमारे लिए कि हम रेगुलर क्लास रिकॉर्ड कर पा रहे हैं और आप भी हमारे साथ कनेक्टेड हैं। उम्मीद है बहुत शानदार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ पीसीआई इंस्टीट्यूट के इस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म पर, जब हमारा लक्ष्य है कि 95 प्लस प्लस करें हम, और हम इस देश को या फिर इस क्षेत्र को हम एक बहुत बड़ा टॉपर्स दें। 95 का सपना आप सबके साथ देखा था और आप सबके साथ पूरा करना चाह रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप बहुत शिद्दत से तैयार होंगे। तो आप सभी अपनी पेन कॉपी निकाल लीजिए और पेन कॉपी मेरे साथ नोट करते चलिए, और हम जरूर एक दिन अपने लक्ष्य में जरूर सफल होंगे। आप सभी मेरी बात को अच्छे समझ रहे हैं और स्वागत है। चलिए, तो हमारा अध्याय 2 है, और अध्याय 2 का नाम है हमारे पास पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। क्या है अध्याय 2 का नाम? पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। ठीक है, तो हम अध्याय 2 लिखें। हम क्या लिखें? अध्याय 2। उम्मीद है कि मुझे दिख रहा नहीं रहा यहाँ तक का थोड़ा सा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यहाँ तक आपको हर चीज़ दिखे। हर चीज़ दिखने से मतलब यही है कि आप पूरी तरीके से मेरे साथ कोऑपरेट करें। इस संस्था में आपकी बहुत ज़रूरत है। पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन, और आप सब बात ये जानते हैं। मैंने आपको अध्याय 1 में मैंने आपको सिर्फ अलैंगिक जनन के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था? अलैंगिक जनन के बारे में। मैंने आपको लैंगिक जनन के बारे में उसमें कुछ भी नहीं बताया था। लेकिन आज हमें पढ़ना होगा। आज हमें किसके बारे में पढ़ना होगा? लैंगिक प्रजनन के बारे में हमें क्या करना होगा? पढ़ना होगा। और हम सब इस बात के लिए अच्छे से प्रिपेयर हैं। तो मैं हेडिंग डालता हूँ, क्या? लैंगिक प्रजनन। क्या हेडिंग? लैंगिक प्रजनन। क्या हेडिंग हमारी? लैंगिक प्रजनन। डालिए इस हेडिंग को। और इसमें है कि प्रजनन की वह विधि, प्रजनन की वह विधि जिसमें दो युग्मक की आवश्यकता हो। किसकी आवश्यकता हो? दो युग्मकों की आवश्यकता हो। जैसा कि आपको पता है कि लाइट चली गई थी, इस मकसद से मैंने गेट खोल दिया था। और प्रजनन की वह विधि जिसमें दो युग्मक की क्या होती है? आवश्यकता होती है। दो युग्मक की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं हम? लैंगिक प्रजनन। उसे क्या बोलते हैं भैया हम? लैंगिक प्रजनन। उसे लैंगिक प्रजनन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? लैंगिक प्रजनन कहते हैं। अब ये चीज है कि अब दो युग्मक कौन होंगे? दो युग्मक, अब हमने जब लिंग में पढ़ा था, मैंने आपको बताया था या तो नर है या मादा है। लेकिन लिंग में क्या होता है? दो युग्मक, एक नर होगा और एक मादा होगी। तो दो युग्मक का सीधा सा अंतर है, एक नर व एक मादा। एक नर है और एक मादा है। सही बात है। और आप भी इतनी शिद्दत से बात समझ रहे होंगे कि जैसे हम मनुष्य हैं, हमें क्या है? लैंगिक प्रजनन है। क्या है ये? लैंगिक प्रजनन। गाय भी क्या करती है? लैंगिक प्रजनन करते हैं। पुष्प भी क्या करते हैं? लैंगिक प्रजनन करते हैं। लेकिन कुछ पौधे अलैंगिक प्रजनन भी करते हैं। अब सिंपल सी बात है, जब आपको नर युग्मक कौन है आपके लिए? स्तनधारियों में अगर देखें अपन, तो नर युग्मक है हमारे लिए क्या? स्पर्म। और मादा युग्मक कौन है हमारे लिए? ओवम। कौन है? ओवम। अब दूसरी बात है कि पुष्पों के लिए कौन है? तो पुष्पों के लिए नर युग्मक है परागकण। क्या है वो? परागकण। तो पुष्पी पादपों में, मैं लिख देता हूं इस बात को और अच्छे समझेंगे आप, नोट करते चलिए। पुष्पी
पादपों में नर युग्मक परागकण है। क्या है वो? परागकण है। जबकि मादा युग्मक कौन है? आपका अंडाणु। कौन है आपका? सॉरी, अंडाशय। कौन है मादा युग्मक? आपका अंडाशय। इस बात को आप अच्छे से कोऑपरेट कर रहे हैं और मेरे साथ समझ भी रहे होंगे। थोड़ा सा बीमार है और समस्या यही है कि हम जब भी क्लासेस रिकॉर्ड करते हैं और ऐसा करते हैं जैसे मेरे पास बहुत प्रेशर है, और समस्या बीमार की यही है कि मैं कुछ करना चाहता हूँ हमारे स्टूडेंट्स के लिए, पर स्वास्थ्य कभी कभी मुझे हरा देता है इस बात के लिए। जैसे आपके कुछ लेक्चर्स बीच बीच में नहीं आ रहे थे तो उस टाइम पर मैं क्या हुआ, बीमार हो गया था बहुत खतरनाक। अब खतरनाक बीमार इसीलिए हो गया था कि जब मैं एक स्कूल भी जाता हूँ, एक स्कूल पार्ट टाइम के लिए है, फिर वहाँ से मैं 3 बजे आता हूँ, सुबह 8 बजे चला जाता हूँ। वहाँ पे मैं साइंस का फैकल्टी के रूप में हूँ, और वहाँ से आने के बाद मैं फिर रिकॉर्ड करता हूँ लेक्चर्स को, या फिर कुछ भी खाना वाना, सुबह का खाना शाम को खाता हूँ। जिसके बाद फिर क्लासेस रिकॉर्ड करना 3 घंटे की। 3 घंटे अब डेली क्लासेस लगेंगे, आपकी पक्की बात है। मैं खुद कोशिश कर रहा हूँ कि 3 घंटे आपकी क्लासेस लगे। फिर मुझे पढ़ना होता है, फिर इन लेक्चर्स को अपलोड करना होता है, कंटेंट देखना पड़ता है, कौन सा कंटेंट क्या है, क्यों नहीं है, कब कैसे कहाँ, किसको वायरल कैसे करें, कैसे आप तक पहुँचाए। ठीक है, बहुत शिद्दत सी और इतना टेंशन है इस माइंड पर कि बहुत शानदार। आई एम सॉरी, बट मैं आपके लिए हमेशा तैयार हूँ। आप भी मेरे साथ हमेशा तैयार रहिएगा, और यही बात कह रहा हूँ, अपने दोस्तों को कनेक्टेड करिएगा विद पीसीआई इंस्टीट्यूट, तभी मज़ा आएगा जर्नी का, तभी मज़ा आएगा। ठीक है, मिटाए इसको, अब मिटाए इसको। तो आप इतना नोट करिए, इतना आपने नोट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि पुष्पी पादपों में नर युग्मक कौन है? परागकण। और 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 पुष्पी पादपों में नर मादा युग्मक कौन है? आपका अंडाणु। कौन है आपका? अंडाणु। अब एक चीज, यह चीज याद रखिएगा, मैं बता रहा हूं। फिर लाइट चली गई। धोखा तू बेवफा दे, जिंदगी का क्या सबक दे, जिंदगी में चलूंगा मैं तेरे साथ, ऐसा कुछ मुझको वादा ना दे, मैं मर जाऊंगा तेरे बिना, ऐसा कुछ मेरे को शब्द ना दे, मैं जी सकता हूँ तेरे बिना, ऐसी मेरे को दिलासा दे। दिलासा देने का मकसद इस इंदारे से है, और इंदारा हमेशा इसलिए होता है कि अगला उजाला बहुत सही हो, अगला उजाला बहुत सही हो। अगला उजाला बहुत सही रहा हमारे लिए। ये क्लिप निकलेगी और शॉर्ट में डलेगी। ओके, तो भाई क्या हुआ, हम देख रहे हैं इसको। एक परागकोश में 4 कोष्ठ होते हैं। एक परागकण में कितने होते हैं? 4 कोष्ठ। इन्हें बोलते हैं हम क्या? परागकोश। क्या बोलते हैं इन्हें हम? परागकोश। और इन परागकोशों में क्या होता है? परागकण। क्या होता है? परागकण। और आप जानते हैं परागकण ही जाते हैं किसी पौधे पर निषेचन करवाने के लिए। सही बात है, आपको याद है बात। अब अब क्या है, इसे बोलते हैं क्या? फिलामेंट। इसे क्या बोलते हैं हम? फिलामेंट। और फिलामेंट का हिंदी होता है डंठल तंतु। आपसे बहुत रियर केस में पूछ सकता है, परागकोश की संरचना को समझाइए। परागकोशों की संरचना को समझाइए। मैं लिखवाऊंगा नहीं, मैं सिर्फ समझाऊंगा। मैं समझाऊंगा इसी मकसद से कि आप खुद के मन से लिखेंगे इसे। परागकोश डंठल तंतु। क्या है ये? डंठल तंतु। ठीक है, क्या है ये? डंठल तंतु। अब अगर हम इस परत को देखें, जैसे मान लो परत जमी रहती है ऐसे, क्या है? ऐसे परत मान लो जमी होगी। इसे बोलेंगे हम क्या? स्पोरोपोलेनिन। इसे क्या बोलेंगे हम? स्पोरोपोलेनिन।
ठीक है, क्या बोलेंगे हम इसे, स्पोरोपोलेनिन। ठीक है, अब स्पोरोपोलेनिन किसकी बनी होती है, आपको पता है स्पोरोपोलेनिन किसकी बनी होती है, पेक्टिन की। किसकी बनी होती है, पेक्टिन की। अब पेक्टिन क्या करता है, जैसे कोई भी चीजें होती है तो वो क्या करती है, इनको कठोरता प्रदान करती है। स्पोरोपोलेनिन बहुत कठोर पदार्थ है। और जैसे हम कहते हैं क्या है आपके उसमें, ऐसे ही है कुछ। तो हम देखते हैं, अगर परागकोश की संरचना को हम देखें और हम समझें तो हमें एक चीज तो पता चल रही है, परागकोश की संरचना देखने पर हमें डंठल तंतु दिखता है। क्या दिखता है हमें, डंठल तंतु दिखता है। डंठल तंतु के ऊपर परागकोश होते हैं, परागकोशों में परागकण होते हैं। परागकोशों में क्या होते हैं, परागकण, जो कि निषेचन की क्रिया को संपन्न करवाते हैं। मतलब ये एक पेड़ से दूसरे पुष्प जाते हैं, कौन, आपके परागकण। कौन जाते हैं, आपके परागकण। ठीक है, ये हो गया, एक मिनट, हाँ, पराग गए। फिर हम देखते हैं कि परागकणों की जो बाहरी भित्ति है वो स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। और हमने एक चीज देखी थी कि स्पोरोपोलेनिन क्या करता है, परागकणों को बाहरी वातावरण से एक आवरण प्रदान करता है। क्या करता है, ये आवरण प्रदान करता है। इस बार गेट बंद नहीं होगा, क्योंकि नया उजाला लाने की जरूरत नहीं है, उजाला ऑलरेडी आ चुका है। उजाला ऑलरेडी आ चुका है, देखो फिर गया है। ये हमारे साथ बड़ा खेल खेल रहा है। तो बड़ा खेल खेल रहा है, और खेल देखेंगे इस खेल को हम पहले। लेकिन मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ छोटे सा, और उसी मकसद से मैंने मोबाइल खोला है। और मोबाइल इसीलिए खोला है कि आप अच्छे से समझें इस बात को। ठीक है, हम एनसीईआरटी से पढ़ रहे हो कि आपका पैटर्न जो है वो सीबीएसई वाला हो गया। कौन सा हो गया, सीबीएसई। मुझे सारा एक्सपीरियंस है, मुझे कैसे पूछते हैं क्वेश्चन सीबीएसई में। तो आप इतने कभी भी घबराइएगा नहीं, आपके साथ आपके सोनू सर अंत तक खड़े हैं। मैं एक बात बता दूं आपको, मैं जिस चीज़ को शुरू कर देता हूं उसे मैं खत्म भी करता हूं। तो मैं अगर कोई चीज़ बनाना जानता हूं तो मैं उसे बिगाड़ना भी जानता हूं। अगर आप कनेक्टेड नहीं होंगे ढंग से तरीके से और लाइक करके भाग जाएंगे, ये समस्या का हल नहीं है। मैं बंद कर दूंगा क्लासेस से, मैं नहीं करूँगा भाई। मैं किसके लिए बना रहा हूँ वीडियो, मेरे लिए थोड़ी बना रहा हूँ कि आपको दिखाना है, मुझे करना है। आप पूरा वीडियो लेक्चर्स देखें। एक मिनट बस, थोड़ा सा, एक मिनट वेट टिल। आपसे कुछ, आप कुछ बोलना चाहें तो बोल सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी थोड़ी बहुत। प्लीज़ कमेंट करिएगा अगर देख पाएंगे आप तो। और जीतेगा वही अंत में जो अंत तक जुड़ेगा, जीतेगा वही। बिल्कुल सही बात कह रहा हूँ मैं, हकीकत में कह रहा हूँ, जीतेगा वही जो लड़ेगा। बिना उससे किसी का कुछ नहीं होता, आज तक किसी का कुछ नहीं हुआ है। कौन सा चैप्टर चल रहा है अपना, पुष्पी पादपों में लेंगे प्रजनन, मैं निकाल रहा हूँ उसको। बस सिर दर्द मेरा जीवन में नहीं होता है, मेरी बात है। 2% होगा, जल्दी हो जाए यार, 1 मिनट में आया। तो जब तक पढ़ते हैं हम, जब तक हो जाता है तब तक पढ़ते हैं, कोई टाइम पास नहीं करते हैं और बढ़ते हैं आगे। थोड़ा सा एनसीईआरटी का इस विषय में सुन लेते हैं, एनसीईआरटी क्या कह रही है। एक विशिष्ट पुनकेसर, ये क्या है आपका, पुनकेसरी है। ये क्या है आपका, पुनकेसर। सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, नर युग्मक पुनकेसर है और मादा युग्मक जायांग है। ठीक है, नर युग्मक कौन है, पुनकेसर मतलब वही होता है परागकण। ठीक है, तो ऐसा कोई लोड नहीं लेना हमें। इसमें लंबा एक डंठा पंतल तंतु, लंबा एवं पतला डंठल तंतु कहलाता है। यह अंतिम सिरा सामान्यतः द्विपालिक होता है। ये क्या है, द्विपालिक है, एक पाली ये और एक पाली ये, तो ये क्या हुआ आपका, द्विपालिक। ठीक है, कि अंतिम सिरा है जो वो क्या होता है, वो द्विपालिक होता है।
अब तंतु का समीपस्थ छोर पुष्प का पुष्पासन पुष्पदल से जुड़ा होता है। पुंकेसर की संख्या लंबाई विभिन्न प्रजाति में पुष्प में भिन्न भिन्न होती है। तो पुंकेसर की जो लंबाई होती है, जो चौड़ाई होती है, वो हर पौधे में अलग अलग होती है। जैसे कोई पौधा बड़ा होगा तो उसमें बड़ा पुंकेसर होगा, कोई छोटा होगा तो उसमें छोटा पुंकेसर होगा। इतनी सिंपल सी बात है, ठीक है। अब एक पुंकेसर एकत्र करें और जिन्हें एक स्लाइड पर रखें। क्या देखें? जिन्हें इन स्लाइड पर। और जो आपको जब आप उन पर देखेंगे तो आपको पीला रंग आएगा आपके हाथों में। पीला रंग ही क्या है? वो परागकण है। वो क्या है? आपके परागकण। एक प्रारूपीय आवृतबीजी परागकोश द्विपालित होते हैं। मतलब एक जो विकसित परागकण होते हैं वो द्विपालिक होते हैं। एक पाली ये है और एक पाली ये है, ठीक है। अब प्रत्येक पाली में कितने कोष्ठ हैं? 2 कोष्ठ हैं। ये देखो ना, इस पाली में कितने कोष्ठ? एक और एक, ये 2। तो प्रत्येक पाली में कितना हुआ? 2 कोष्ठ। 2 पाली में 4 कोष्ठ हुए। एक पाली में कितना है? 2 है, अर्थात ये द्विकोष्ठी होते हैं। बिल्कुल सही बात है। यह एक अनुलंब खांच पराग को अलग करते हुए एक लंबवत गुजरता है। आइए परागकोश के एक अनुप्रस्थ काट में विभिन्न प्रकार के ऊतकों तथा अनेक संयोजन को क्या करें? हम समझे। अब एक परागकोश की द्विपालित प्रकृति। एक परागकोश की क्या है? द्विपालित प्रकृति। परागकोश के अनुप्रस्थ काट के बहुत ही पृथक या सुव्यक्त होती है। परागकोश के बहुत ही पृथक या सुव्यक्त होती है। परागकोश को 4 दिशी संरचना होती है। तो एक दिशीय है, एक दिशीय, एक दिशीय, एक दिशीय। ये क्या हुआ आपकी? 4 दिशी संरचना। कौन संरचना है? 4 दिशी संरचना। अब परागकोश एक 4 दिशी संरचना होती है जिसमें चारों कोनों पर क्या होते हैं? लघु बीजाणुधानी। और लघु बीजाणुधानी ये आपके परागकण। क्या है? आपके परागकण लघु बीजाणुधानी में ही होते हैं। लघु बीजाणु, और लघु बीजाणु को हम कहते हैं परागकण। क्या कहते हैं हम? परागकण। तो मैं लिख दूं भाई, इसे कहते हैं लघु बीजाणुधानी। कि परागकोश के चारों कोनों पर कौन होता है? लघु बीजाणुधानी होती है। कौन होती है? लघु बीजाणुधानी। और लघु बीजाणुधानी में कौन होता है? लघु बीजाणु। लघु बीजाणु, उम्मीद है कि यहाँ तक दिख रहा होगा। थोड़ा बहुत नहीं दिख रहा है क्या? कोई बात नहीं, यहाँ पर लघु बीजाणु लिखा है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं अपन क्या? परागकण। क्या कहते हैं इन्हें? परागकण। समझ में आ रही बात है? सब कोऑपरेट हो रहे हैं मेरे साथ? बिल्कुल सही बात। एक अच्छी चीज मेरे लिए है कि आप जुड़े हैं मेरे साथ, तो मैं इस फेवर में बना भी रहा हूँ। अगर ना जुड़े होते तो मैं नहीं बनाता चीजें। क्या है भैया? लघु बीजाणु में क्या होते हैं? आपके लघु बीजाणु। और लघु बीजाणु को हम बोलते हैं क्या? परागकण। तो कितने लघु बीजाणुधानी है इस परागकोश में? 4 है। कौन कौन सी दिशा में? एक इस दिशा में, एक इस दिशा में, एक इस दिशा में और एक इस दिशा में। सही बात है? समझ में आ रहा है? बिल्कुल सही बात, समझ में आ रहा है और अच्छे समझ में रहा है। ये ऊपर थोड़ा सा हो गया होगा, आज के लिए इतना ही कर लेना। मतलब आज के लिए बस थोड़ा सा कहें, स्टेन का ऊपर वाला सिस्टम अभी आया नहीं है। हम प्रयास कर रहे हैं दुकानदार के साथ लगातार। अब लघु बीजाणुधानी आगे विकसित होकर, जो ये लघु बीजाणुधानी आगे विकसित होकर क्या बनाएगी? पराग पुटी बन जाती है। क्या बन जाती है? ये पराग पुटी बन जाती है। मैं लिखूंगा इस बात को, आप टेंशन मत लीजिए, ऐसी आपको हर चीज लिखवाऊंगा। क्या बन जाती है? हम सिर्फ आज परागकोश की संरचना ही पढ़ेंगे, परागकणों की संरचना पढ़ेंगे, इस इतना ही पढ़ेंगे। ओके, आज आपको पता है कि मेरे साथ क्या है ना। तो उम्मीद है कि आप मेरे बात को कोऑपरेट करेंगे, कोरिलेट करेंगे। अब कह रहे हैं लघु बीजाणुधानी। लघु बीजाणुधानी एक अनुप्रस्थ काट में एक प्रारूपी लघु बीजाणुधानी बाह्य रेखा में गोलाई में प्रकट होती है। यह सामान्यतः 4 भित्ति परतों से आवृत होती है। एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मध्य परत, टेपिटम और बाहर की ओर की 3 परतें संरक्षण प्रक्रिया का कार्य करती है और पराग के स्फुटन में मदद कर परागकणों को अवमुक्त करती है। जिसकी सबसे आंतरिक परत कौन सी है? टेपिटम है। विकासशील परागकणों को पोषण प्रदान करती है। टेपिटम कोशिकाएं साइटोप्लाज्म से भरी होती है, सामान्यतः 1 से अधिक केंद्रकों से युक्त होती है। ठीक है, इतना आपकी एनसीईआरटी ने बकर बकर कर दिया आपके सामने, लेकिन आपको घंटा समझ में नहीं आया। और घंटा समझ में नहीं आया तो लेकिन हम समझाएंगे आपको मिनट से। किस समझाएंगे आपको हम? मिनट से। ठीक है, तैयार रहे? तैयार है? पेन कॉपी निकालिए और लिखते चलिए। लिखिए भैया, थोड़ा सा इसको पीछे कर दूं।
और अब बेहतर दिख रहा होगा। अब क्या होगा, बेहतर दिख रहा होगा, उम्मीद है बेहतर दिख रहा है, बेहतर दिख रहा है, ठीक। तो भाई लिखो, हाँ, एक, मुझे लगता है देख रहा है, नहीं देख रहा है, दिख रहा है भाई, एक प्रारूपिक पराग कोश की संरचना देखने पर यह द्विपालित होते हैं, द्विपालित होते हैं। द्विपालित मतलब एक पाली ये है और एक पाली ये है, ठीक है। और एक पाली मतलब आप समझते हैं इस बात को, मान लो हमारे खेत पर कोई कांदे की पाली बना रहा है, एक पाली ये है और एक पाली ये है, हम उसमें पानी फेरेंगे ना, एक पाली ये है और प्रत्येक पाली में दो कोष्ठ होते हैं। क्या होते हैं, दो कोष्ठ। क्या होते हैं, दो कोष्ठ होते हैं। अब ठीक है भाई, अब दो कोष्ठ होते हैं, इन्हीं कोष्ठों में, इन्हीं कोष्ठों को हम क्या बोलते हैं, अब दोनों पालियों पालियों में चारों तरफ, अब ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, चारों तरफ लघु बीजाणु धानी क्या होती है, लघु बीजाणु धानी होती है। इन्हीं लघु बीजाणु धानी में, इन्हीं लघु बीजाणु धानी में क्या होते हैं, लघु बीजाणु। और लघु बीजाणु को हमने क्या बोला है, परागकण। मैं समझाऊंगा इस बात को। लघु बीजाणु होते हैं, क्या होते हैं, लघु बीजाणु होता है। इतना नोट करिए और इतना नोट करिए, और फिर मैं आपके साथ जुड़ता हूँ फिर आपस। चलिए, रोक दिया होगा आपने और मुझे उम्मीद है कि आपने रोका होगा। अब यही लघु बीजाणु धानी, सॉरी हाँ, आगे पराग पुट्टी बनाती है। क्या बनाती है ये, पराग, क्या बनाती है, पराग पुट्टी। तो हम उसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा आपके लघु बीजाणु धानी की संरचना के बारे में। तो मैं भाई एक चीज़ बना देता हूँ, हमने बनाया, ठीक है, नहीं अगर ये ऐसे बनाया, दिख रहा है ऐसे, अरे भाई दिख ही नहीं रहा, हाँ क्या बात है, चलो ऊपर बनाते हैं इसको थोड़ा सा अपन, पर इसको मिटा देते हैं। इसे क्या करते हैं, मिटा देते हैं। डाल लिया आपने, रोकिए, नोट करिए। चलिए, हमने क्या बनाया, इसे हमने लघु बीजाणु धानी की संरचना हम बना रहे हैं। इसको सही साट ले लें अपन थोड़ा सा। और मैंने क्या करा, अब भाई ठीक है भाई, ठीक, ये क्या है आपके लघु बीजाणु धानी की संरचना है। कौन सी है ये, लघु बीजाणु धानी की संरचना। अब मान लो मैं इसमें से एक लघु बीजाणु को बाहर निकाल लूं, किस तरफ निकालना चाहेंगे आप, इस तरफ निकाल देते हैं इसको, यहाँ पे जगह है हमारे पास थोड़ी सी, तो हमने क्या करा, उस लघु बीजाणु धानी को वहां पर निकाल लिया और हमने इसको आधा ही बनाया, मतलब मैंने इसको क्या करा, इतना काट दिया, ठीक है। मैंने इसे इतना काट के बना रहा हूँ, इसे इतना काट के बना रहा हूँ। हमारे पास चार परतें हैं, दिख रहा है यहाँ तक, यहाँ पर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है,
नहीं दिख रहा है तो फिर इसको भाई वहीं बनाएंगे वापस। मैं इसको ज़्यादा काट रहा हूँ, ठीक है। स्टेन नहीं होने के कारण, पूरी स्टेन नहीं आई है, पूरी स्टेन आज आ जाएगी। उम्मीद है कि हम भी आज कोशिश कर रहे हैं इस बात को, ठीक है। तो भाई मैंने क्या करा, उस लघु विजाणु को आधा लिया। क्या करा मैंने, उसको आधा लिया, ठीक है। और आधा लेने का मकसद सिर्फ मेरा यही है, मैंने इसमें क्या बनाया, ऐसे संरचना बनाई, संरचना बनाई भाई मैंने, बना दी थी कि मेरे हाथ में है, बना दी मैंने संरचना। और अंदर क्या होंगे, आपके केंद्रक होंगे। क्या होंगे, आपके केंद्रक। ऐसे केंद्रक होंगे, तो क्या होंगे आपके ये केंद्रक। क्योंकि हर चीज में क्या होता है, हर कोशिका का केंद्रक होता है, इसका भी एक केंद्रक है। क्या है ये, केंद्रक है। 5 नंबर में पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए, 5 नंबर में हमेशा ये पूछ सकता है। तो भाई क्या कह रहे हैं, ये क्या है, सबसे बाहरी परत। सबसे बाहरी परत कौन सी होती है, सॉरी, तो मैं देखना पड़ेगा मुझे कौन सी परत है। हाँ, सबसे बाहरी परत है आपकी कौन सी है, एपिडर्मिस है। कौन सी है आपकी, एपिडर्मिस। फिर इसके अंदर परत है एंडोथीसियम। कौन सी है, एंडोथीसियम। और इनको हिंदी में भी यही कहते हैं, एपिडर्मिस को बाह्य त्वचा, अंतः त्वचा, और ये है आपकी टेपिटम। क्या है ये आपकी, टेपिटम। और टेपिटम क्या करती है, पराग कणों को पोषण प्रदान करती है। सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है, सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है कि पराग कणों को पोषण कौन प्रदान करती है, आपकी टेपिटम। कौन करती है, आपकी टेपिटम। तो ये आपकी पराग कणों की संरचना हो जाती है। हम देखते हैं कि एक डंठलनुमा संरचना होती है, इस पर पराग कोष द्विपालित होते हैं। प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ होते हैं, और इन कोष्ठों में कौन होता है, लघु बीजाणुधानी। लघु बीजाणुधानी आगे विकसित होकर पराग पुट्टी बनाती है। क्या बनाती है, आगे विकसित होकर पराग पुट्टी। पराग पुट्टी बनाने के बाद क्या देखते हैं हम, कि पराग, हम क्या करते हैं, एक लघु बीजाणुधानी उसमें से निकाल लेते हैं और देखते हैं कि उसकी बाहरी परत होती है आपकी एपिडर्मिस, आंतरिक परत होती है आपकी एंडोडर्मिस, और सबसे अंदर की परत होती है आपकी टेपिटम। टेपिटम क्या कर रही है, उन पराग कणों को पोषण प्रदान कर रही है। एक पराग कोष क्या होता है, अपरिपक्व होता है, कोशिकाओं समूह जिसे बीजाणु जनन तक कहते हैं। लघु बीजाणु के केंद्र में स्थित होता है। अब हम कल पढ़ेंगे लघु बीजाणु जनन क्या होता है। क्या पढ़ेंगे हम कल, लघु बीजाणु जनन। तब तक मैं आपसे यही कहता हूं, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। जो लोग कोचिंग लगाने में असमर्थ हैं, कोचिंग जाने में असमर्थ हैं, जिनके पास टीचर्स अवेलेबल नहीं, सबको ये चीज़ मिलना चाहिए। मोबाइल सबके पास है, आप सबको ये बात अच्छे से पता है। तो उम्मीद है कि आप बहुत शिद्दत से मेरा साथ देंगे, हम इस रेवोल्यूशंस को आगे लेके जाएंगे और एक दिन जरूर 95 बनाएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। इसका बंद कर दो, ऑल द वेरी बेस्ट।